colligative property that we have is osmotic pressure. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए दैट ऑस्मोसिस क्या होता है. ठीक है, ऑस्मोसिस को जानने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज डिफ्यूजन. ओके, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया, एक बीकर लिया. ठीक है, एक बीकर में मैं नीचे क्या डाल रही हूँ, मैंने कॉपर सल्फेट के 2 सोल्यूशन ले लिए. ठीक है, एक हाईली कंसनट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूटेड. मैंने पहले हाईली कंसनट्रेटेड डाला, फिर मैंने डाइल्यूट सोल्यूशन डाला. अब डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा ऊपर लाइट सा. ठीक है, और कंसनट्रेटेड जो है वो नीचे रहेगा. मतलब मैंने नीचे कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट रखा, ऊपर से मैंने डाइल्यूट डाल दी गई. ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि कंसनट्रेशन डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, हाईली कंसनट्रेशन डिफरेंस है. लेकिन इसी बीकर को अगर आप लोग 2-3 दिन के लिए पड़ा रहने दो ना, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर 2-3 डेज ये पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया होगा, जिसमें ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्सअप हो गए होंगे. ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या अजम्पशन लगाई दैट ये जो ज़्यादा कंसनट्रेशन वाला कॉपर सल्फेट है, इसमें से पार्टिकल्स ऊपर गए हैं ताकि वो कंसनट्रेशन को फुलफिल कर दे. मतलब सल्यूट के पार्टिकल्स नीचे से ऊपर गए हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नीचे आए हैं, तभी तो नीचे सॉल्वेंट का कंटेंट बढ़ा, मतलब डाइल्यूशन हुई. ठीक है, नीचे वाला पोर्शन कम कंसनट्रेटेड हुआ, सल्यूट नीचे से ऊपर गया, मतलब ऊपर वाला पोर्शन की कंसनट्रेशन बढ़ी है. तो ये ऐसा तब तक होता रहा जब इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में सेम नहीं होगी, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आ गए. ठीक है, तब तक ऐसा हो कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. जब सल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं. ठीक है, ऊपर है सॉल्वेंट, नीचे है सोल्यूशन जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही है. तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे सोल्यूशन में, सल्यूट के पार्टिकल्स मूव करेंगे सॉल्वेंट में. जब तक दोनों में एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता दोनों स्टेट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. अब ऑस्मोसिस क्या होती है, देखो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो थी जिसमें सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मूव कर रहे हैं. बट इसके बाद क्या हुआ, एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, जो कि इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में बाउंड्री पे हम लोगों ने लगा देनी है. वो क्या करेगी, वो सल्यूट के पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देगी, वो सिर्फ अलाउ करेगी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए. तो मतलब दैट मेम्ब्रेन विच अलाउज द मोमेंट ऑफ which allows the movement of solute particles into the solution and resist the movement of solute particles into solvent, वो क्या होएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर है कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे. या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होएगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस. ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को ये बता देती हूँ. हम लोगों ने एक फनल ली है. ठीक है, ऐसी फनल, इसको एक बीकर में डाल दिया. बीकर में हम लोगों ने वाटर ले लिया. ठीक है, ये इधर बीकर में वाटर है. ठीक है, और ये फनल है. फनल होती है नीचे से खुली. ठीक है, और नीचे उसकी जिधर से खुली है ना वो, ठीक है, उधर मैंने सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दी और इसमें फिल कर दिया शुगर सोल्यूशन. ठीक है, शुगर सोल्यूशन मैंने फिल कर दिया. अच्छा, अब ये सेमी परमीबल, अच्छा इसका लेवल था इनिशियली इतना, मतलब यहाँ तक मैंने शुगर का सोल्यूशन इस फनल में फिल किया था. ठीक है, ये वाटर में, ये बीकर में तो वाटर है ही. अब जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला ना, बीकर में डाला, ठीक है, इसका लेवल जो है वो धीरे धीरे राइज कर जाता है. इसका लेवल राइज करने का मतलब क्या है कि ये जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर के मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है अंदर आने को. ठीक है, और जैसे ही अंदर चले जाते हैं इसका लेवल ऑब्वियसली राइज कर देता है. मतलब इसमें क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गई. फाइन. सो ये था सारा ऑस्मोसिस का. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ना कि सल्यूट मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, जो कि सिर्फ सल्यूट को छोड़ के सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2 तरह की होती है. एक तो नेचुरल होती है, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलती है, और दूसरी होती है मैन मेड.
ओके। अब ये जो नेचुरल है लाइक वो पिग्स ब्लैडर से हमें मिलती है, पिग के ब्लैडर से, ठीक है, बट ये काफ़ी वीक होती हैं, ठीक है। सो लेबॉर्ट्री पर्पसेस के लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल पार्चमेंट पेपर को हम एज अ यूज़ करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लेबॉर्ट्री में हम कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन को भी कॉमनली यूज़ करते हैं एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब प्रेपरेशन देखेंगे कि कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पोरस पोर्ट लेना है जिसको हमने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट से फिल कर देना है, ठीक है, और उसको हमने बीकर में रख देना। बीकर में हम लोगों ने क्या लेना है, ये वाला फेरोसाइनाइड सोल्यूशन लेना है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगी, ठीक है। और एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो कि पोरस वेसल से बाहर हम लोग प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रोड प्लेस करने का मेन मकसद यही है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ये जो कॉपर 2+ आयंस थे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज कैथोड इलेक्ट्रोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉपर 2+ इसलिए वो मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। और ये जो फेरोसाइनाइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये कहाँ से आएंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। अब ड्यूरिंग देयर मोमेंट कॉपर एंड फेरोसाइनाइड जो है ये दोनों आयंस मूव कर रहे हैं। अब किसी ना किसी पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगे। कहाँ पे मीट करेंगे, पोरस पोर्ट की वॉल्स पे मीट करेंगे, जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और जेली लाइक डिपॉजिट कॉपर फेरोसाइनाइड पे आ जाएगा दिस, ठीक है। ये ऐसा एक डेपोजिशन जो है, ये प्रोडक्ट बन के डेपोजिशन आ जाएगी कॉपर फेरोसाइनाइड की, ठीक है। सो देन हम लोग क्या करेंगे, पोरस पोर्ट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे, ठीक है। सेवरल डेज के लिए हम लोग उसको डिस्टिल्ड वाटर में सोक करेंगे। फिर उस मेम्ब्रेन को हम लोग यूज़ करेंगे एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज उसको डिस्टिल्ड वाटर में काफ़ी दिनों तक रखने से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। तो हम उसको देन यूज़ करेंगे एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि चाहे जितना मर्जी हाई प्रेशर जो आप लोग अप्लाई कर दो, बट स्टिल उसमें से जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करते हैं, सल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ सेमी परमिएबिलिटी, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितनी थ्योरीज हैं आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वी हैव 4 थ्योरीज। फर्स्ट इज सीव थ्योरी। सो सीव थ्योरी में क्या होता है, लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो एक सीव की तरह एक्ट करती है। लाइक घर पे हम लोग वो जो छाननी यूज़ करते हैं आटा छानने के लिए, तो बिल्कुल उसको सीव बोलते हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सीव की तरह एक्ट करती है, जिसके थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर जाते हैं। बट क्योंकि हमें पता है कि सल्यूट के पार्टिकल्स बिगर होते हैं साइज़ में सॉल्वेंट से, तो सीव जैसे आटे में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बड़ी साइज़ की, उनको पार नहीं करने देती, सिर्फ आटा जो प्योर वाला है उसको पास करने देती। तो सिमिलरली ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ छोटा है सिर्फ उन्हीं को मूव करने देती है और सल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं मूव करने देती। बट कई केसेस में क्या होता है, लाइक साइज ऑफ सल्यूट जो है पार्टिकल्स का वो भी काफ़ी स्मॉल होता है। सो उस वजह से फिर हम ये जो सीव थ्योरी है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते उस केस में। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सॉलिबिलिटी थ्योरी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अज्यूम किया जाता है कि सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, बट सल्यूट नहीं सॉल्युबल होता, सो इसीलिए वो पास भी नहीं कर पाता। सो दिस इज सॉल्युबिलिटी थ्योरी। नेक्स्ट इज कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है, दैट दिस सजेस्ट दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिसके थ्रू सॉल्वेंट पास करता है और जो सोल्यूशन है वो नहीं पास कर पाता, जो सल्यूट है वो नहीं पास कर पाता, सिर्फ सॉल्वेंट ही पास जो है वो कर पाता है, ओके ओके। बट वेपर्स तो पास कर सकते हैं, ठीक है। सो वेपर प्रेशर हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और जो सोल्यूशन है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी है, सॉल्वेंट प्योर है, सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट भी है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उनको क्या कर देगी, सेपरेट।
क्योंकि वे जो सॉल्वेंट के वेपर्स हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वेपर्स ही ज़्यादा है सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट में वैसे भी वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं फिर, वेपर्स वो पास कर जाते हैं सोल्यूशन में, ताकि वो दोनों साइड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन का प्रेशर जो है उनको बैलेंस कर सकें। लास्ट थ्योरी इज एड्जॉर्प्शन थ्योरी। एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या सजेस्ट करती है हमें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो प्रेफरेबली एड्जॉर्ब्ड हो जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली पास कर जाते हैं उससे, और सल्यूट मॉलिक्यूल जो कि एड्जॉर्ब्ड नहीं हो पाते वो पास नहीं कर पाते। ओके, सो दीज 4 आर द थ्योरीज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आई होप कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोगों ने पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे क्या होता है कि जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है किसी भी सोल्यूशन पे ऑस्मोसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं पाई। मतलब ऑस्मोसिस क्या होती है, जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और उस ऑस्मोसिस को करवाने के लिए जो हमें मिनिमम प्रेशर डालना पड़ता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर डालना पड़ता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। So this minimum excess pressure that must be applied to the solution to prevent the flow of solvent molecules into it through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. So that means कि यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होती है कि जो मिनिमम प्रेशर आप लोगों को लगाना पड़ता है, ताकि जिससे क्या, अगर आप लोग सोल्यूशन पे, लाइक मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देती हूँ, दिस इज सोल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आप लोग एक मिनिमम प्रेशर लगा रहे हो किसके ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर, ताकि वो क्या करे, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर आने से रोके, प्रिवेंट करे, तो हम फिर उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइन। नेक्स्ट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, लाइक ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा उल्टा। ठीक है, लाइक सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होएगा फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट, पहले होता था फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, अब अगर सोल्यूशन टू सॉल्वेंट होएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस इज फॉर आरओ, जैसे लाइक सबके घरों में जो आरओ फिल्टर्स लगे होते हैं वाटर प्योरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये कंसेप्ट लगाते हैं। मैं आप लोग को बता देती हूँ, खैर यूजेस तुम बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन मतलब इम्प्योर वाटर हम लोग ले लें। ठीक है, तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगाने से, इधर लगा लो इधर लगा लो, ठीक है, तो सेमी परमीबल लगाने से क्या होएगा, जो आप लोगों को प्रेशर मिनिमम अप्लाई करेगा, जिससे क्या होएगा, एक तरफ सॉल्वेंट एक तरफ सोल्यूशन है। ठीक है, मेनली ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट टू सोल्यूशन में जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दें, जितना ऑस्मोसिस करने के लिए प्रेशर चाहिए, अगर हम लोग उससे हाई अमाउंट में प्रेशर लगा दें, तो फिर क्या होएगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट टू सोल्यूशन में आ रहे थे, अब वो सोल्यूशन टू सॉल्वेंट में जाना शुरू हो जाएंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन में तो सॉल्वेंट है ही है, क्योंकि सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक तरफ हमारे पास सोल्यूशन है, एक तरफ हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो दोनों तरफ है। ठीक है, और अगर आपने मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाया था, ठीक है, तो फिर ऑस्मोसिस हो रही थी। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, ऑस्मोसिस के लिए कोई मेनली प्रेशर नहीं चाहिए था। ठीक है, ऑस्मोसिस सिंपली क्या हो रही थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ आ रहे थे। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होएगा, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट है वो फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट जाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और घर में जो फिल्टर्स हमारे लगे होते हैं उनमें यही प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ वाटर की। ठीक है, हमारा जो टैप वाटर है, अब टैप वाटर में बड़े सारे जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक एक्सेस ऑफ कैल्शियम है, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम है। ठीक है, तो उन सभी इम्प्योरिटीज़ को
निकालने के लिए बेसिकली वो क्या एक्ट करते हैं, वो सल्यूट एक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टैप वाटर है वो एक तरह का सल्यूशन होता है, जिसमें कि क्या होता है, प्योर वाटर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम, उसको हम लोग बोल देते हैं सल्यूट, ठीक है। तो हमारे पास सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का ये सल्यूशन है टैप वाटर। अगर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, तो फिर क्या होएगा, जो इसमें प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर के पार्टिकल्स हैं वो किधर जाना शुरू हो जाएंगे, सॉल्वेंट की तरफ। तो हमारे पास एक बीकर में इकट्ठा हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट, दैट इज़ प्योर वाटर। तो ऐसी ही वर्किंग होती है आपके घरों में, जो फिल्टर्स लगे होते हैं उनमें भी सेम होता है कि जो पार्टिकल्स हैं सल्यूट के पार्टिकल्स वो उधर ही रह जाते हैं, और सोल्यूशन में से जो प्योर सॉल्वेंट लाइक जो प्योर वाटर है वो आपके पास आज मिल जाता है आपको, जो कि आप लोग फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस यूज़ करते हो। आगे इसकी एक और एप्लीकेशन है उसके लिए, डिसैलिनेशन के लिए, ठीक है। लाइक जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, नमक होता है और पानी होता है, ठीक है। तो नमक एंड पानी का जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। नमक उसमें सल्यूट है और पानी उसमें प्योर वो सॉल्वेंट है। तो उस पर भी अगर हम लोग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोगों ने क्या करा, एक बड़ा सा बीकर लिया, उसको 2 कंपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर से हम लोग इधर हमारे पास है सोल्यूशन, इधर हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इधर हमने क्या जो प्रेशर लगाना है, ठीक है, अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, इधर सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है। सॉल्ट क्या सल्यूट और वाटर क्या सॉल्वेंट, ये सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन है। तो फिर अगर आपने ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो पार्टिकल्स सॉल्वेंट टू सोल्यूशन में नहीं आएंगे, इस सोल्यूशन में से जो प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर है वो इधर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस बीकर में आपके पास जो है वो प्योर वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आप लोग फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज यूज़ कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली देयर 3 लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला है आपके पास बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आप लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सारे पढ़े हैं, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होएगा। दैट मीन्स दिस कंसंट्रेशन हमें पता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर ये उधर जाएगा तो पाई वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस इज बॉयल्स वॉन्ट ऑफ्स लॉ। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स ये इधर जाके डिवाइड होएगा तो पाई बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। दिस इज चार्ल्स लॉ। वॉन्ट ऑफ्स लॉ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन ये था वॉन्ट ऑफ लॉ, ठीक है, और ये था चार्ल्स लॉ। ये दोनों लॉज को अगर मैं कंबाइन करूँ, दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, सी इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँ, कांस्टेंट के आ जाएगा। सी हमें पता है एन बाई वी है, ठीक है, तो सी की जगह मैं एन बाई वी लिख दूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल्स टू के एन टी। के क्या है यहाँ पे, वॉन्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और उसको मैं आर की जगह लिख सकती हूँ, मतलब उसकी जगह आर को लिख सकती हूँ। आर इज गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया आर से। पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 मोल है तो पाई वी इज इक्वल्स टू आर टी आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है, अगर आपको वॉल्यूम गैस कांस्टेंट तो पता ही होगा, टेम्परेचर पता है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं इसकी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन पर। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, आप लोगों ने एक बीकर के 2 कंपार्टमेंट्स लेने हैं, एक में सॉल्वेंट है एक में सोल्यूशन है, ठीक है। पिस्टन लगा दिया दोनों के ऊपर। अब जब सोल्यूशन सेपरेट हुआ प्योर सॉल्वेंट से थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑस्मोसिस से पहले केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट का ए कंपार्टमेंट में, वो केमिकल पोटेंशियल बी कंपार्टमेंट से ज़्यादा था, बिकॉज हमें पता है कि सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ए कंपार्टमेंट का केमिकल पोटेंशियल बी कंपार्टमेंट से ज़्यादा है। बट जब ऑस्मोसिस हुई, प्रेशर दोनों साइड बढ़ने लगा, ठीक है। सो इन दिस स्टेट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन दिस स्टेट जो इक्विलिब्रियम है सॉल्वेंट का इज अंडर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, whereas solution is under atmospheric pressure plus osmotic pressure, ठीक है। सॉल्वेंट के ऊपर सिर्फ
जो है वो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट सोल्यूशन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट का है दोनों कंपार्टमेंट्स में, सॉल्वेंट का तो दोनों कंपार्टमेंट्स में इक्वल हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल इसमें टेम्परेचर प्रेशर के अलावा प्रेशर के साथ क्या आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। सो दैट मीन्स यहाँ से मैं एक चीज़ फाइंड आउट कर सकती हूँ कि केमिकल पोटेंशियल किस किस चीज़ का फंक्शन है, टेम्परेचर का, प्रेशर का। मेरे को वैसे भी पता है जो केमिकल पोटेंशियल होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। सो अगर मैं उसकी डिफ्रेंसिएशन कर दूँ तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर भी आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगी, जैसे हम लोगों ने केमिकल पोटेंशियल में किया था। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, बचेंगी ये वाली दोनों। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता है दैट चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे फिर वॉल्यूम पुट कर सकती हूँ। और वैसे भी हमें पता है दैट केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ x1, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करा, सपोज हम पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। म्यू डेल्टा म्यू बाय डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर इसी की वैल्यू ले लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ये तो ज़ीरो हो जाएगी। आर टी बाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की क्या होती है, 1/x। तो यहाँ तक आ गई इक्वेशन नंबर 6 तक। अब ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ठीक है, इसकी x की, ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर टी बाई x1 dx1, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आना है, ये हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया v1 नॉट डी तो ऐसा आना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके फाइन। सो अभी यहाँ पे 1/x को मैं दोबारा से लॉग ही ले लूँ, ठीक है, उसको लॉग ले लिए। इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन। सो जैसे ही हमने इंटीग्रेशन की इसकी, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ये हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v1 नॉट तो ऐसे ही आ गया, dp में आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, p प्लस पाई माइनस p। ओके, तो यहाँ पे rt तो कांस्टेंट है, ठीक है, rt ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x1 लोअर लिमिट 0, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, x1। अभी इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल थी, तो ये दोनों टर्म्स का माइनस क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे p कट गया तो हमारे पास क्या बचा, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ x1 किसके इक्वल बचा, उसको हम इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस v1 नॉट पाई। अब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, x2 इज लेस देन 1, ठीक है, मतलब x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अगर ये इसके मतलब बहुत कम है तो मतलब लॉग ऑफ x1 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ माइनस x2 आ जाएगा, लॉग लॉग कट जाएगा, x1 की वैल्यू माइनस x2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन में x1 की जगह पे माइनस x2 लिख दूं, माइनस x2 RT माइनस v नॉट पाई, ठीक है। तो मतलब माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो पाई v नॉट इज इक्वल्स टू x2 RT आ जाएगा, ठीक है। अब x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n2/n1, ठीक है, पुट कर दी मैंने, n1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया n1, ठीक है। इसको ले देखो क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अब देखो टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होएगा, n1v1 प्लस n2v2, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए n2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो क्या हो जाएंगे 0, ये टर्म 0 हो गई, तो v की वैल्यू क्या आ गई, n1v1 नॉट। इधर से मैं v1 नॉट की वैल्यू निकाल लूँ, ये उधर से आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लास्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, v1 नॉट की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, इसकी जगह पे पुट कर दी तो v/n1 आ जाएगा, v नॉट की जगह पे, n1 कैंसिल आउट, पाई इज इक्वल्स टू v उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n/v क्या होता है c, तो पाई इज इक्वल्स टू c RT। यही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर की डेरिवेशन एक्सप्रेशन। तो आपने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन से इसको प्रूव कर दिया। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू c क्या होता है n/v, तो ये अगेन डिपेंड करके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फाइन।
Now comes to relationship between pi osmotic pressure and relative lowering of vapor pressure. ठीक है, इसमें क्या करा हमने, कोई डाइल्यूट सोल्यूशन लिया फनल में, दिस इज द फनल, ठीक है, इसके नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसको बीकर में इंसर्ट किया जिसमें ऑलरेडी कोई ना कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, इधर आपका है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये मेरा जार है, ठीक है, जिससे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कवर कर दिया ताकि एज अ थर्मोस्टैट एक्ट करेगा कि प्रेशर आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। ओके, नाउ ऑस्मोसिस अगर हो रही है, ठीक है, ऑस्मोसिस के कारण जो सोल्यूशन का लेवल है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका जो है वो राइज करेगा लेवल। अच्छा, अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैसे गिवन होगा, देखो अगर ऑस्मोसिस हो रही है तो मतलब ये एच हाइट तक जाएगा, ठीक है, h after h this height, this is d density of the solution and g is acceleration due to gravity. So इसको हम लोग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अभी जो तो बीकर में प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं पी नॉट, ठीक है, और जो फनल के अंदर का प्रेशर है लेवल बी के ऊपर उसको हम मान लेते हैं पी एस, ठीक है, कि ये जो बीकर के अंदर का प्रेशर है, ठीक है, एट दिस लेवल उसको हम मानते हैं पी नॉट एंड एट दिस लेवल दिस इज पी एस। फाइन फाइन। सो अब हमें ये चीज़ तो पता है कि वेपर प्रेशर आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने वहाँ पे आप लोग को चीज़ बताई थी दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सो दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस, ठीक है। तो अगर आपको इनका डिफरेंस चाहिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को माइनस, पी नॉट में से पी एस को माइनस कर देते हैं, दिस गिव्स अस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर कॉलम ऑफ हाइट एच, कि जो प्रेशर है वेपर्स जो कितना वेपर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं एट हाइट एच। फाइन, सो दिस गिव्स us actually this h is height and this rho is density of solvent vapor in gas and this g is again acceleration due to gravity। तो इसको हम मानते थे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी ये जो पिछली वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दें, ये आ जाएगी हमारे पास, एच भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, वी विल गेट दिस। अब रो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, मास बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आइडियल बिहेवियर के लिए वी नो डैट पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, वहाँ से वी की वैल्यू क्या होती है, आर टी बाय पी नॉट। ओके, तो वी की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं आर टी बाय पी नॉट इंटू डी, ठीक है। अब ये क्या होएगा, ये ऊपर चला जाएगा, पी नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो पी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, और ये पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, दिस गिव्स अस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से आप लोग पाई की वैल्यू निकाल सकते हो, पाई को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। सो दिस गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द एक्सप्रेशन। ओके, सो अभी हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसको मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला, दैट मीन्स कि मैं इससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, दिस इज द रिलेशन पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ओके, एन इज वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से एम की वैल्यू इधर ले जाओ, पाई को इधर ले आओ, एम की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप लोग जो है वो मोलर मास की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी आती है इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटर्मिन करोगे। सो यू कैन डिटर्मिन द ऑस्मोटिक प्रेशर बाय दिस एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन मैथड यूजिंग बर्कले हार्टले मैथड। ओके, ये होता है इसका अपरेटस। तो अपरेटस में हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऊपर वाले कंपार्टमेंट नीचे वाले कंपार्टमेंट में सोल्यूशन फिल कर देते हैं, सेंटर वाले कंपार्टमेंट में फिल करते हैं सॉल्वेंट। और वो जो सेंटर वाला कंपार्टमेंट है ना, उसको हम लोग जो है वो दोनों साइड से, एक साइड से खुला रहने देते हैं, ठीक है, जिस साइड जो लेवल है हम लोगों ने सॉल्वेंट का वो मेजर करना है, और दूसरी साइड जो है वो रिजर्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन के ऊपर जो है वो पिस्टन लगाते हैं जिससे हम लोगों ने प्रेशर मेंटेन करना है, ठीक है, साथ ही में इसके साथ प्रेशर गॉज होएगा जो हमें प्रेशर की वैल्यू बताता रहेगा। ओके, अब इन दोनों को ये सेपरेट कर रही है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है सोल्यूशन के ऊपर, यहाँ से, ठीक है, हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जो कि सॉल्वेंट के
पार्टिकल्स की फ्लो को इनटू द सोल्यूशन इसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम आ सके, ठीक है। इतना हम लोगों ने, ये इसका प्रिंसिपल है। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, ठीक है, इधर सॉल्वेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब आपने सफिशिएंट प्रेशर नहीं प्रोवाइड किया तब क्या होएगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन में मूव करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उस केस में सॉल्वेंट का ये जो लेवल है ये ऑब्वियसली फॉल कर जाएगा ना, यहाँ से हो सकता है यहाँ आ जाए, ठीक है, ये फॉल कर जाएगा। बट जब आप लोगों ने मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई करा तो वो फिर क्या करेगा, सोल्यूशन इसके पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर जो है वो कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, लेवल जो है दोनों कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ना तो वो लेवल राइज करेगा ना ही वो नीचे आएगा, लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। फाइन। अभी जो एक्सटर्नल प्रेशर है देन वो किसको बैलेंस कर देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर वाला इक्वल हो जाता है तो मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस जो है वो बहुत कम आता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता। कंसंट्रेशन जो होती है सोल्यूशन की वो चेंज नहीं करती ड्यूरिंग मेजरमेंट, क्योंकि ऑस्मोसिस सॉल्वेंट की इनटू सोल्यूशन जो है वो ऐसा प्रेशर अप्लाई करने से रुक गई है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्यों चेंज करेगी, क्योंकि सॉल्वेंट का कोई भी पार्टिकल अभी सोल्यूशन में नहीं आ रहा, ओके। सो अभी विद दिस एक्सप्रेशन अगर आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको मोलर मास पता, वेट पता, वॉल्यूम पता, टेम्परेचर पता है तो आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बड़े आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। फाइन, थैंक यू सो मच, दिस एंड्स योर टॉपिक।